आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे विद्यार्थी दिखाओ भाई। तो अच्छा, नाम ही नहीं पढ़ा हो तब तक भाई। हिमांशु, गौरव, कंचन, ऋषि, राहुल, नेहा, सोफिया, अंजलि, सौम्या, किशोर, जैनब, रुद्र, रंजना, पुष्पेंद्र। शाबाश शाबाश, सारे आ गए। आ जाओ। जैनब, अदिति, अभिनव, करण, दीपिका, शिवानी। तो सब लोग अच्छे हो? सबको राधे राधे। अच्छा, एक बोला राधे, सबको राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। सब लोग प्रोजेक्ट हो गए? मजा आ जाता है तुम लोगों को देख के। एक बोलना अच्छा रहा गुरु जी, एकदम खूब। जिंदाबाद हो तुम सबका। तुम सब जहाँ रहे हो सितारे वही बुलंद रहे। सबका जिंदाबाद। तो आप बताओ, आप लोगों को इकॉनमी समझ में आ रही, धीरे धीरे शुरू हो गई है ना? बताइए आप लोग। ठीक। और एक चीज बड़े हर्ष की, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों पर बहुत खुश हूँ। फिर कुछ ही लोग हैं, उनको भी एक दो दिन में उन पर भी खुश हो जाऊंगा, उनको मैं बना दूंगा। अब जब क्लास चलती है तो आपके कमेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, तो पढ़ाने में तो सबका देख नहीं पाता हूँ, लेकिन बाद में मैं सबका देखता हूँ। कल मैंने सबके कमेंट देखे तो ये निष्कर्ष पर तो निकला कि आप लोगों में कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। आपके भीतर एक तूफान तो है, पानी इकट्ठा तो हुआ है, सारे बांधों को तोड़ दे। फाइटर तो हो आप लोग, फाइटर तो। और आपके भीतर का जो लड़ाकूपन है ना, मैं उसे सैल्यूट करता हूं। क्योंकि एक टीचर को और क्या चाहिए? फाइटर स्टूडेंट चाहिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, बाकी सबके लिए हम है। एक आप लोगों के जब सारे कमेंट हमने पढ़े, वो एक चीज तो तय हो गया कि आप सब लड़ाकू। आप वो लोग हो जिसके भीतर एक आग है कि हम बदले। कोई खुद को बदलना चाहता है, कोई समाज बदलना चाहता है, कोई राष्ट्र बदलना चाहता है, लेकिन बदलाव की आग तो आप सबके भीतर है। और मैंने कल ही कहा था, मैं विद्यार्थी को राष्ट्र के नजरिए से देखता हूं। इस देश के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। उसके देश के पास ऐसे युवा है जिनके भीतर बदलाव की आग चल रही है, जिनके भीतर बदलाव की आग चल रही है। ये अच्छा लगा। अब दूसरी बात, पढ़ाई पर आते हैं। कुछ बातें, कुछ कहानी लास्ट में सुनाएंगे। एक बात है जो आपको बताना है पढ़ाई शुरू करने से पहले। अब आप लोग अपने भीतर एक चीज लाओ, सारे लोग। देखो ये सोनू कुशवाहा है, प्यार वार कर रहा है। चल भाई, अभी इकॉनमी से 2.5 महीने प्यार कर ले, उसके बाद पूरी दुनिया तेरे से प्यार करेगी। नीतीश कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझ में नहीं आता। पढ़े हो कि समझ में आएगा? जब पढ़ लोगे तो सब समझ में आएगा। समझ गए ना? तो अब एक काम बस आप लोग करो, फिर पढ़ाना तुरंत शुरू करते हैं। एक बात जान लो, आप इकॉनमी कठिन है, जटिल है, लेकिन आपके लिए नहीं है। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उसे आसान बनाने में, उसे इजी बनाने में, आप तक ले जाने में, आपको समझाएंगे। ये मुझ पर छोड़ दो। मेरी क्लास के बाद कोई नहीं कह सकता है कि इकॉनमी कठिन है। आपके लिए तो नहीं कठिन रहने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। आपको एक काम करना होगा, और याद रखो, मैं सिर्फ आपको इकॉनमी नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपकी जिंदगी संवारता हूं। एक काम आपको याद ये रखना होगा, बस अपने भीतर ये लाना होगा, थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी को स्मार्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट स्मार्ट बनाना होगा। क्यों बनाना होगा स्मार्ट भाई? क्यों बनाना होगा? विक्रांत कह रहा है आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। देखो, यही मेरा आशीर्वाद है। स्मार्ट पर्सनालिटी क्यों बनाना? क्यों बनाना? देखो, स्मार्ट पर्सनालिटी इसलिए बनाना होगा क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, 150 करोड़ का देश है, और बड़ी गला काट प्रतिस्पर्धा है। गला काट प्रतिस्पर्धा है, बड़ी गला काट प्रतिस्पर्धा। और इस गला काट प्रतिस्पर्धा में आपको विजेता बनना है। आपको विजेता बनना है। आपको क्या बनना है? विजेता बनना है। और विजेता आप तभी बन सकते हो जब आपकी रणनीतियां बहुत बेहतर हो, आप जो काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो। आप इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, लाखों में हजार सेलेक्ट होते हैं। आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है। जिसे कुछ नहीं बनना है, वो भी अगर 2.5 महीने हमसे इकॉनमी पढ़ लेगा तो जिंदगी में जहां रहेगा वहीं सर्वोच्च रहेगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी उसके। समझ में आ रही बात? तो स्मार्ट पर्सनालिटी बनाना होगा ताकि जीवन की हर गलाकाट प्रतिस्पर्धा में आप विजेता बनो। विजेता हमेशा वो होता है, विजेता हमेशा वो होता है जिसके पास रणनीति बेहतर। क्या होती है? रणनीति बेहतर। और जिसके पास रणनीति बेहतर होती है वही स्मार्ट होता है। हर युग में वही स्मार्ट होता है। आज के युग में और पहले भी हुआ। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ कृष्ण के पास आए और कहे, कन्हैया, तुमने इस युद्ध में बड़े छल कपट का सहारा लिया है, बड़ा अशक्त काम किया है। तो कृष्ण गुस्साए दाऊ पर और कहे, ध्यान से सुनना। दाऊ बोले कि कन्हैया, तुमने इस युद्ध में बहुत छल कपट का सहारा लिया है, अशक्त का सहारा लिया है, तुमने ठीक नहीं किया। तो कृष्ण ने कहा, दाऊ, विजय सिर्फ गांडीव से नहीं निकलती है,
विजय सिर्फ शस्त्रों से नहीं होती है। विजय के लिए विजय की रणनीति बनानी पड़ती है। जिसे आप छल कपट असत्य कह रहे हो, वो मेरी रणनीति थी। यानी विजय सिर्फ श्रम से नहीं होती है, श्रम के साथ उचित रणनीति से होती, उचित रणनीति से होती। और आप जितने स्मार्ट होते हो, उतने बेहतर रणनीति होती है, उतने बेहतर विजेता हो। यानी आप स्मार्ट हो तो आपकी रणनीति बेहतर होगी, आपकी रणनीति बेहतर हो तो आप स्मार्ट हो। श्रम आपको करना है, मेरे अर्जुन आप हो, रणनीति मुझे बनानी। महाभारत के युद्ध में युद्ध अर्जुन लड़ा, कृष्ण रणनीति बनाई। गांडीव आपको उठानी है, आपके हिस्से की गांडीव मैं नहीं उठाऊंगा, गांडीव आपको उठानी होगी, शस्त्र आपको चलाने होंगे। हाँ, कब कहां कौन सा शस्त्र चलाना है ये मैं सिखाऊंगा। और हम दोनों मिलकर के काम करेंगे ताकि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आपकी विजय सुनिश्चित हो। एक शिक्षक को और कुछ नहीं चाहिए, उसका विद्यार्थी शासक बन जाए, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। अब इस रणनीति को बेहतर बनाने के लिए, पर्सनालिटी को स्मार्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको नए तरीकों का स्वागत करना है, नए तरीकों का स्वागत करना है। न्यू इन्वेंशन, जब भी कोई न्यू तरीका मैं लाऊंगा। इकोनॉमी हिस्ट्री नहीं है, इकोनॉमी पॉलिटी नहीं है, इकोनॉमी ज्योग्राफी नहीं है, इकोनॉमी एक अलग ही बस है। और जो न्यू तरीका ये है कि कहीं इसी इकोनॉमी को मैं एकदम अपडेट लेकर आऊंगा, इसी इकोनॉमी को कहीं मैं कार्टून के माध्यम से पढ़ाऊंगा, इसी इकोनॉमी को कहीं मैं लिखवाऊंगा, इसी इकोनॉमी को कहीं यही मैं याद कराऊंगा, इसी इकोनॉमी को कहीं मैं पीपीटी से बताऊंगा, इसी इकोनॉमी को कहीं सिर्फ चित्रों के माध्यम से बताऊंगा, इसी इकोनॉमी को कहीं ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा। अब इस सब कुछ आपको खुले मन से स्वीकार करना होगा। यह रणनीति का दूसरा चरण है। पहली रणनीति हमने कल ही बताई थी, और यह रणनीति का दूसरा चरण। समझ में आ गई बात? तो जहां हम नएपन को लेकर के आए, उस नएपन को स्वीकार कीजिए, उस नएपन पर चलिए, क्योंकि जिससे आपका कंपटीशन होगा ये वो लोग होंगे जो हर क्षण नएपन को स्वीकार करते रहते हैं। आप यहाँ क्यों आए? आप हमसे पढ़ने क्यों आए? आप हमसे पढ़ने इसलिए आए हैं कि हमारा जो 10 साल 12 साल का पढ़ाने का अनुभव है, 10 साल अपना पढ़ने का अनुभव है, उस सारा ज्ञान अनुभव मैं आपको दे दूं। आप हमसे पढ़े 2 महीना, लेकिन जो ज्ञान और अनुभव मिले हमारे 20 साल का आपको मिले, तो आपका टोटल प्रोडक्टिविटी 20 साल 2 महीने हो जाए। समझ में आ गई बात? तो नएपन का स्वीकार कीजिए। और अब पढ़ते हैं, लास्ट में आपको आज बताऊंगा आत्मविश्वास कैसे बरकरार रखें। तो आइए, कल हमने बताया रणनीति के पहले हिस्से में कि हम किस तरीके से पढ़ें कि यूपीएससी जो अबूझ सिलेबस रखती है उसको कवर कर ले। तो किस तरीके से पढ़ें, क्या क्या कवर करेंगे, ये हमने बता दिया। अब हम आगे, फिर कल हम बताए थे आपको, चर्चा में हमारे आगे था, तो इकोनॉमिक्स का अभ्युदय कैसे हुआ। हम आपको बताए थे इकोनॉमिक्स कहां से आई, याद हो गया होगा, क्या जरूरत थी इसकी, बजट क्या है। अब हम आपको बताएंगे इकोनॉमी का 3 भाग में बांटा जाता है। उसके बाद विचारधारा के आधार पर इकोनॉमी बताएंगे। आज हम पूंजीवाद पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे अर्जुनों, हमारे विजेताओं। उसी का ये पीपीटी से यूट्यूब वाला फील होता है। फील बढ़िया कर, फील मत कर, अपने भीतर कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी लग गया। तो कल वाला याद हो गया है ना? एक, और आपको 3 चरण के नोट्स मिलेंगे। एक नोट्स जो मैं ये पढ़ाता हूँ वो तो मिल जाते हैं 1-2 घंटे बाद। एक नोट्स रात में बनता है, सुबह मैं चेक करता हूँ, तो दूसरे दिन आपको मिल जाते हैं। आपको 2 नोट्स मिल चुके होंगे, और एक पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा, यानी आपको 3 नोट्स मिलेंगे इस इकोनॉमी के। समझ गए ना? ये हो गया, 3 नोट्स मिलेंगे। एक जो पढ़ाया हुआ होता है ये तुरंत मिल जाता है, उसको संभाल के रखिएगा। एक आपकी क्लास के साथ ही एक एक्सपर्ट क्लास देखता है मेरी, और रात में इसी क्लास को लिखता है, और सुबह मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, खुद आज भी सुबह चेक किया हूँ, फिर आपको भेजा जाता है। वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि बैक में ज्यादा से ज्यादा मैं काम कर लूँ, यहाँ 2 घंटे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकते। ठीक है? तो आइए, और यही तीनों आपके पर्याप्त नोट्स हैं। और लिखे कैसे? एक व्यक्ति मोहत पूछ रहा लिखे कैसे, तो आज भर पढ़ लो, कल से हम आपके आंसर राइटिंग सेशन शुरू करेंगे। ठीक है? अच्छा, ये कह रहा है कि मैंने मेंस भी दिया है, आप मिले होते तो मैं पास करता था। चल, इस बार टॉप कराऊंगा। एक, तो आइए पूंजीवाद जब पढ़ा देंगे तब क्वेश्चन लिखवाना शुरू करेंगे। तो आइए आप लोग, जब हम इकोनॉमी को तकनीकी रूप से बांटते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। इकोनॉमी को तकनीकी रूप से बांटते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। एक, 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी, स्थूल इकोनॉमी भी कहते हैं, इसी को समष्टि इकोनॉमी भी कहते हैं। एक को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी, सूक्ष्म इकोनॉमी, और एक को कहते हैं मीजो इकोनॉमी। अभी नया आप लोगों ने देखा होगा, मध्य अर्थशास्त्र। यानी हम कह सकते हैं कि हम जो इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, हम जो इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं, उस इकोनॉमी को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब आप थोड़ी देर में आपका कमेंट नहीं लूंगा, ये टॉपिक पढ़ा लूंगा तो कमेंट लूंगा। ठीक, हम जिस इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो और मीजो। अगर कुछ यूं कहें तो हम इसे बांटते हैं मैक्रो, माइक्रो और मीजो। एक, इसे हम कहते हैं स्थूल अर्थशास्त्र, इसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और इसे हम कहते हैं, ये नया है, इसे हम कहते हैं मध्य अर्थशास्त्र। ठीक, समझ में आ गया?
इसी स्थूल को हम समष्टि भी कहते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था। थोड़ी इकोनॉमी हिंदी में मेरी कमजोर है तो आप लोग देखते रहना। समष्टि अर्थव्यवस्था। इसी सूक्ष्म को हम माइक्रो को यष्टि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, यष्टि अर्थव्यवस्था। और इसी बीजों को हम मध्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो हमको तीन भाग में मिलती है, मैक्रो, माइक्रो और मीजो। एक समझ में आ गई बात? मैक्रो, माइक्रो और मीजो, यह तकनीकी आधार पर, तकनीकी आधार। अब एक एक को समझते हैं, मैक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं, मीजो किसे। ठीक ना? अब पढ़ लो, फिर आपके कमेंट लूंगा, फिर आपसे बात करेंगे। और चुपचाप कुछ लिखो मत, चुपचाप देखो समझो, क्लास के बाद कुछ लिखना फिखना। ठीक? तो मैक्रो, माइक्रो और मीजो। तो पहले हम मैक्रो को पढ़ते हैं। पहले हम किसको पढ़ते हैं? मैक्रो को पढ़ते हैं। अब देखो यही दे दूंगा, यही आपका नोट्स है। जब आपको ये नोट्स दे देता हूं, यही अभी चला जाएगा, ये आपका नोट्स है। फिर रात को बनेगा, सुबह मैं चेक करूंगा कोई फैक्चुअल एरर तो नहीं है, कुछ और चीजें जोड़नी तो नहीं है, फिर आपको मिलेगा। आपके 2 घंटे क्लास के लिए मैं 5 घंटे बाहर काम करता हूं, क्योंकि मैंने वादा किया अपने विद्यार्थियों से उन्हें उनके बराबर खड़ा करना जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमी पढ़ के आते हैं। तब आप लोग टॉप करोगे, तब आप लोग रिजल्ट लाओ। तो मैक्रो, माइक्रो और मीजो। तो सबसे पहले हम स्थूल इकोनॉमी की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं और देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो समझना, जब हम इकोनॉमी में बड़े स्तर की इकोनॉमी का अध्ययन, मान लो हम इकोनॉमी ना किसी राज्य की इकोनॉमी की, किसी राष्ट्र की इकोनॉमी की, हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। यानी जब हम किसी राज्य की, किसी राष्ट्र की या सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के तहत आता है, वह समष्टि अर्थव्यवस्था के तहत आता है। समझ गया बात? समझ गए? दूसरा बात को, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पर, मैक्रो मतलब हम राज्य की मैक्रो मतलब हम राज्य की अर्थव्यवस्था का, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमी। जैसे हम एग्जांपल देकर के आपको समझा रहे हैं, एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे मान लो हम नेशनल इनकम का अध्ययन कर रहे हैं, पूरी राष्ट्रीय आय का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि की दर का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमी। जब हम इन्फ्लेशन, महंगाई का अध्ययन करते हैं, तो महंगाई का अध्ययन करते हैं तो हम किसी कस्बे या गांव की महंगाई का अध्ययन नहीं करते हैं, हम देश की महंगाई का अध्ययन करते हैं। जब हम गरीबी का अध्ययन करते हैं, गरीबी का अध्ययन हमेशा क्या किया जाता है? राष्ट्र स्तर पर किया जाता है, राज्य स्तर पर किया जाता है, दुनिया के स्तर पर किया जाता है। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं, तो बेरोजगारी हमेशा क्या किया जाता है? बड़े अध्ययन पर, बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, समझ में आ गई बात? राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर किया जाता है, कोई दिक्कत? साथ ही साथ हम फॉरेन ट्रेड का अध्ययन करते हैं, विदेशी व्यापार का अध्ययन करते हैं, एक देश से दूसरे देश के व्यापार का अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी? समष्टि अर्थव्यवस्था में आ जाएंगी, मैक्रो इकोनॉमी। अर्थात बात ये निकल करके देखो, ये सारी चीजें क्या है? एक बड़े स्तर पर की अध्ययन की जाने वाली चीज। यानी निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन आर्थिक सिद्धांतों या गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जो व्यापक स्तर पर प्रभाव डालते हैं, जो किसी राष्ट्र के स्तर पर प्रभाव डालते हैं, किसी राज्य के स्तर पर प्रभाव डालते हैं, दुनिया के स्तर पर प्रभाव डालते हैं। उन सब का हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई बात? अब इसको एक बार और फिर से समझो। यानी इकोनॉमी को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब यही देखो, मैं पहले से क्यों लिख करके रख लिया, यही बोल बोल के आपको लिखवाता तो मेरा टाइम जाता, इसको 2 से 3 बार पढ़ा दूंगा, उसी टाइम में एकदम याद हो जाएगा। थोड़ा आवाज देखते रहो तो कुछ पता नहीं। तो मैक्रो याद करो मेरे साथ, मैक्रो इकोनॉमी अर्थात स्थूल इकोनॉमी, समष्टि इकोनॉमी, समष्टि अर्थव्यवस्था, समझ? अब यही आपका नोट्स भी है, इसी को रिवाइज करना है, समष्टि अर्थ। तो याद करो, मैक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो उस इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं जिसमें किसी राज्य, किसी राष्ट्र या सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, व्यापक स्तर पर अध्ययन करते हैं। और जब हम किसी राज्य, राष्ट्र या सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। अगर एग्जांपल देख दिया जाए तो जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, विदेशी व्यापार, ये सब क्या है? ये सब व्यापक स्तर पर अध्ययन करने वाली चीज, इसलिए सब मैक्रो इकोनॉमी में आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्थूल अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में हम उन आर्थिक सिद्धांतों का या उन आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जो व्यापक स्तर पर प्रभाव डालती है, जिनका
आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ेगा, वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा होगी। जिसका प्रभाव राज्य के स्तर पर होगा, राष्ट्र के स्तर पर होगा, विश्व के स्तर पर होगा, वो मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर हो गया? बोलो, सबको याद हो गया? कोई दिक्कत यहां से? अब सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैक्रो एकदम क्लियर? वाह वाह, मंजू राय शाबाश, कलम अंसारी याद हो गया, अनिष्का, अदिति, प्रीति, सबको याद हो गया? अब कई लोग इसमें उलझे हो कि आई डोंट लाइक पीपीटी, आई डोंट लाइक, अरे याद हो गया, ये समझ में आ गया है ना? पर्सनालिटी को खोलो, क्रिस्टल क्लियर एकदम हो गया? बोलो, याद हो गया ना? बस याद होने से मतलब है। अब आपको करना क्या है, यही आपको नोट्स के रूप में मिलेगा क्लास के बाद, तो बस इसी को सजा के रखना, इसी को दोहराना है। और जब क्वेश्चन आंसर राइटिंग बहुत करना है, इकोनॉमी से मैं काफी समय बचाऊंगा, उसको दूसरी जगह लगाना है। यही है स्मार्ट स्ट्रेटजी, कम समय में सबसे बेहतर इकोनॉमी पढ़ लो और समय बचा के अन्य जगह लगा दो, और इसी को दोहराते रहो। इसके अलावा आपको आज मिला होगा, आज ये मिलेगा, रात को इसी को पॉइंट वाइज इसी पर नोट्स बनेगा जो हमने बोला है और जो ये है, और सुबह 6 बजे सुबह मॉर्निंग में मैं उसको चेक करता हूँ, मेरे पास आता है और कुछ गलतियां रहती है प्रूफ करके पुनः आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से आप विजेता बनेंगे। बस बस हो गया विक्रांत, तुम्हें लिख लिया तो मैक्रो क्लियर, मैक्रो क्लियर। जब बात राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की हो, जब बात राज्य की अर्थव्यवस्था की हो, जब बात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हो, तो मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है। जब बात उन आर्थिक गतिविधियों की हो, उन आर्थिक सिद्धांतों का हो जो व्यापक स्तर पर प्रभाव डालते हैं, राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, तो मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर हो गया? अभी अंचल यादव का डाउट अभी मैं क्लियर करता हूं, बेटी अंचल तुमसे जब कहूंगा तब कहना। जावेद भाई क्लियर हुआ? जावेद बता जल्दी, जल्दी सारे लोग बताए। रोहित ठीक है, चलो आ जाओ। गुलाम कलाम इतनी बार क्यों लिख रहा है भाई? अब आ जाओ। तो एक तो हमने समझ लिया मैक्रो, एक तो हमने समझ लिया मैक्रो, अब हम समझेंगे इसको माइक्रो। एक हमने समझ लिया मैक्रो, अब हम समझेंगे माइक्रो, सूक्ष्म। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? बड़े भाई मैक्रो अगर बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं तो मैक्रो कहलाता है, जब छोटे स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? माइक्रो कहलाता है। जब हम छोटे स्तर पर, यानी जब हम स्मॉल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं, एक एमएसएमई का अध्ययन कर रहे हैं, एक किसी का प्लान चल रहा है उसका अध्ययन करते हैं, जब हम स्मॉल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो हम उपभोक्ता का अध्ययन कर रहे हैं कि हमारा उपभोक्ता बाजार में क्या खरीदना पसंद कर रहा है, अभी उपभोक्ता को क्या चाहिए, जब हम इसका अध्ययन करते हैं। क्या वॉइस स्लो आ रही है क्या? एक कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस तो स्लो नहीं आनी चाहिए भाई, मेरी आवाज को बिना माइक के भी गूंजती है। बताओ, अर्थात जब हम स्मॉल यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, छोटी छोटी बिजनेस इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं, हम उपभोक्ता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, बाजार में आप खरीदारी करने जा रहे हो तो आप क्या खरीद रहे हो, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। जब आप विक्रेता का अध्ययन कर रहे हैं, इकोनॉमी में छोटे छोटे दुकानदारों का अध्ययन कर रहे हैं कि भाई दुकान चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, दुकानदार कैसे व्यवसाय कर रहा है, जब हम किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है? ये सारी स्मॉल यूनिट है, ये सारी छोटे स्तर के अध्ययन है। और जब हम इनका अध्ययन किया जाता है तो उसे हम किस में रखते हैं? माइक्रो इकोनॉमी में रखते हैं। उसे हम किस में रखते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। अर्थात जब बात माइक्रो की होगी, जब बात माइक्रो की होगी, जब बात माइक्रो की होगी, तो हम कहेंगे छोटे स्तर का अध्ययन, छोटे स्तर पर अध्ययन, छोटे स्तर पर अध्ययन, इस पर छोटे स्तर पर अध्ययन। छोटे स्तर पर अध्ययन का मतलब क्या है? स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स मतलब आप किसका अध्ययन कर रहे हो? तो आप किसी दुकानदार का अध्ययन कर रहे हो, किसी उद्योग का अध्ययन कर रहे हो, उपभोक्ता का अध्ययन कर रहे हो। ठीक, जब इनका अध्ययन कर रहे हो तो आप किसका अध्ययन कर रहे हो? आप माइक्रो इकोनॉमी का अध्ययन। ठीक, साक्षी गुप्ता कह रही है सर क्लास में कुछ भी नहीं लिखना है क्या? आप कुछ भी नहीं लिखना, केवल पढ़ना है। ठीक ना साक्षी बिटिया? कलाम कह रहे हैं इफ्तार करने जा रहा हूं, जाओ कलाम साहब इफ्तार करके आओ, हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए दुआएं मांग लेना। तो छोटे स्तर पर जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। साथ माइक्रो इकोनॉमी का में एक और बात ध्यान देखी जाती है, ये कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो इन छोटी गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। समझना बात, जैसे माइक्रो इकोनॉमी में समझा रहे हैं दो चीजें, माइक्रो इकोनॉमी, दो चीजें। एक, अच्छा बिजनेस फर्म क्या होता है? कोई भी व्यवसायिक इकाई
कोई किसी ने शोरूम खोल लिया है, वो व्यवसायिक इकाई है। समझ में आ गई बात? किसी ने चाट पकौड़ी की दुकान खोल ली है, वो उसकी व्यवसायिक इकाई है। समझ गए? कविता मौर्य कह रही है कि सर आपका पढ़ाया सारा टॉपिक पीसीएस में भी काम आ जाएगा। हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में जहां इकोनॉमी पूछी जाती है, मेरे पढ़ाई से बाहर कुछ नहीं आता है, पढ़ो अब विजेता बनो। बिजनेस फर्म मतलब व्यवसायिक इकाइयां, वह दुकान, वह जगह जहां से कोई भी व्यवसाय होता है, जहां से कोई भी व्यवसाय होता है, जहां से कोई भी व्यवसाय होता है। समझ में आ गई बात? तो माइक्रो को कहते हैं, इस माइक्रो इकोनॉमी में कहते हैं कि दो चीजें ध्यान रखना। एक तो हम माइक्रो इकोनॉमी किसका अध्ययन करते हैं? स्मॉल यूनिट्स का, स्मॉल यूनिट्स का, छोटी इकाइयों का, छोटी इकाई। छोटी इकाइयों में जैसे कोई एक उद्योग हो, कोई दुकान हो, उपभोक्ता हो, ये सब ठीक। समझ में आ गई बात? कोई अब किसी भी प्रकार का कोई भी दुकान, सभी व्यवसायिक इकाई। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, ठीक, एक बात और ध्यान रखना, इसमें सभी इकाइयों का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ साथ उन फैक्टर का भी अध्ययन किया जाता है, उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो इन छोटी छोटी इकाइयों को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। अभी देखना, इसको तीन तरीके से बताऊंगा। यानी माइक्रो इकोनॉमी में एक तो स्मॉल यूनिट्स का, माइक्रो में स्मॉल यूनिट्स का अध्ययन तो किया ही किया जाता है, हम उन सभी छोटे छोटे कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो स्मॉल यूनिट्स को प्रभावित करते हैं, जो हमारे उद्योगों को प्रभावित करते हैं, जो हमारे दुकानदारों को प्रभावित करते हैं, जो उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। तो आप कहोगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं भाई जो इन, कुछ एग्जांपल देके गुरुजी समझा लीजिए। तो जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि एग्जांपल दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। ब्याज दर करती क्या है? जब भी आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देती है, मान लो आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ा दिया, यानी लोन मिलना महंगा हो जाएगा, और जब लोन महंगा मिलना हो जाएगा तो व्यापारी लोग क्या करेंगे? कम लोन लेंगे, निवेश कम करेंगे, ग्राहक का ईएमआई महंगा हो जाएगा तो ग्राहक खरीदारी कम करने लगेगा। यानी अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो उपभोक्ता पर भी असर डालती है, बड़े बड़े फर्मों पर भी असर डालती है, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी असर डालती है, व्यापारियों को भी प्रभावित करती है। अब मान आरबीआई ब्याज दरें कम करती है, अब इसी ब्याज दर को अगर बढ़ा दिया जाए तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, बैंक लोन महंगा हो जाएगा, तो बैंक लोन महंगा हो जाएगा, व्यापारी कम लोन लेगा, तो कम लोन लेगा, उसके थोड़ा कम मंद पड़ जाएगा, कम बिक्री होगी। उपभोक्ता भी मार्केट में जाएगा, कहेगा कि ईएमआई महंगी हो जाएगी, और जब ईएमआई महंगी हो जाएगी तो कहेगा थोड़ा 2 महीने बाद खरीदेंगे। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो सीधे सीधे इसने किसको प्रभावित किया? सीधे सीधे उपभोक्ता को प्रभावित किया, सीधे सीधे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रभावित कर दिया, सीधे सीधे व्यवसायियों को प्रभावित कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट वह फैक्टर हो गया, वह कारक हो गया जो माइक्रो इकोनॉमी को प्रभावित करता है कि नहीं? ठीक वैसे ही टैक्स, मान लीजिए सरकार ने जीएसटी बढ़ा दिया, किसी कोई वस्तु, मान लीजिए पेन है, या पेन 10 रुपए की है, इस पर 5 रुपए जीएसटी सरकार ले रही है, तो या कितने की बिकेगी? या 20 रुपए की बिकेगी। लेकिन सरकार कहती है अब हम 10 रुपए जीएसटी लेंगे, तो 10 रुपए की पेन, सॉरी मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है, हमारे हाथ में ये पेन है, या 10 रुपए की है, और सरकार कह रही है कि 2 रुपया जीएसटी लेंगे, तो या कितने की हुई? 12 की। लेकिन सरकार कहे कि नहीं, हम अपना टैक्स बढ़ा रहे हैं, अब हम जीएसटी 5 रुपया लेंगे, तो 10 रुपए की पेन और सरकार 5 रुपए जीएसटी लेगी तो 15 रुपए की हो जाएगी। अर्थात जीएसटी कम है तो कीमतें कम है, जीएसटी ज्यादा है तो कीमतें अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो टैक्स है, जो कर की दर होती है, वह कीमतों को प्रभावित करती है, और जब कर की दर कीमतों को प्रभावित करती है तो इससे क्या होता है? खपत और निवेश भी प्रभावित होते हैं। कैसे? मान लीजिए पेन पर टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, जीएसटी बढ़ा दिया, पेन महंगा हो गया, तो लोग क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, बाजार में इसकी खपत कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो जो पेन बनाने वाली कंपनियां हैं वो कहेंगी कि पेन सेक्टर में निवेश नहीं करते हैं, पेन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं डालते हैं, पेन कम बिक रहा है, तो निवेश भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो एक एक उद्योगों पर असर पड़ जाएगा, छोटे छोटे दुकानदारों को असर पड़ जाएगा, उपभोक्ता पर भी असर पड़ जाएगा। पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है बात? ठीक वैसे ही एक नई चीज है, नई कौन, जैसे ऐड है, विज्ञापन है, विज्ञापन। सवाल आजकल यूपीएससी पूछती है विज्ञापन किसमें आएगा? मैक्रो में आएगा कि माइक्रो में आएगा? अच्छा, रवि कुमार पूछ रहा है सर निवेश क्या होता है? निवेश मतलब पैसा लगाना। किसी व्यक्ति ने 10 लाख लगा के कोई व्यापार शुरू कर दिया तो उसने 10 लाख निवेश कर दिया। जैसे विज्ञापन, विज्ञापन क्या करता है? विज्ञापन उपभोक्ता की भावना को प्रभावित करता है, और भावना से क्या होती है? खरीद और बिक्री प्रभावित होने लगती है। आप फेसबुक पर कोई चीज सर्च कीजिए, किसी दिन कोई शर्ट कंपनी का विज्ञापन आया, एक शर्ट देख लीजिए, उसके बाद क्या होगा? आप जब जब अपना एफबी खोलोगे तब तब शर्ट का विज्ञापन आएगा, तब तब शर्ट का विज्ञापन आएगा, और एक ना एक दिन आप जो पैसा आएगा, आप बस पैसा नहीं है, देखते जा रहे हो, दिमाग में शर्ट वो बैठ गया है, जो पैसा आएगा सबसे पहले शर्ट ही खरीदोगे। यानी विज्ञापन ने आपकी भावना को क्या कर प्रभावित कर दिया, उपभोक्ता पर प्रभाव डाला। पहले विज्ञापन
था फेयर एंड लवली लगाओ, 5 सप्ताह में खिले निखरे गोरे नजर आओ, आता था ना। तो जितने सांवले वाले जिस लोग हैं भारत में, आप आदमी क्या होता है, सांवला ही होता है। अब जितने सांवले वाले लोग हैं, समझना, वो सारे लोग फेयर एंड लवली खरीदने लगे। फेयर एंड लवली कोई 5 सप्ताह रोटी में लपेट लपेट करके खाए तो भी गोरा ना हो, लेकिन फेयर एंड लवली बिक तो गई। पहले लड़कियों ने खूब खरीदा तो लड़के हंसते थे, उसके बाद विज्ञापन कंपनियों ने कहा कि रुको लड़कों, तुम्हारा भी इंतजाम करते हैं, तो लड़कों के लिए फेयर हैंडसम ला दिया। अब लड़कों भी लगा रहे हैं कि हम भी गोरे हो जाए। क्रीम की डिमांड नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने आज तक क्रीम नहीं लगाया, आज तक मैंने क्रीम की कहां डिमांड है, जीवन में क्रीम की डिमांड कहां है। ये कहा जाता है, गौर से सुनना, वो नहीं डीओ लगा लेते हैं। अब यूरोप में वो चलता था, क्यों? क्योंकि वहां के लोग नहाते नहीं है। भारत में हुआ, भारत में डीओ का व्यापार कैसे चलेगा? तो टीवी पर ऐड दिखाता है, जैसे छिड़क लो, स्कूल में जाओगे, यूनिवर्सिटी में एक लड़का छिड़क के जा रहा है, उसके पीछे 10-15 लड़कियां भागने लगी। यही ऐड क्यों दिखाया गया? क्योंकि हर लड़के के दिमाग में 20 से 23 साल की उम्र में लड़की ही तो चलती है। अब बेचारा जिससे कभी दिमाग में सिर्फ वही चल रही है, वो सोचता है कि एक बार डीओ ही लगा ले भाई, क्या पता इससे कुछ हो जाए। तो 8-10 बार टीवी पर दिखाया, हर वो कॉलेज जाने वाला लड़का, टीनेजर, जब घर से निकलता है कॉलेज के लिए, पैसा बचा करके 1-2 डीओ उसकी अलमारी में मिलेगा, क्योंकि कंपनियों ने, विज्ञापन ने उसकी भावना के साथ खेल लिया है। अब बेचारा लगा लगा घूम रहा है, लगा लगा घूम रहा है। अब उसने हमसे इकोनॉमी तो पढ़ा नहीं है कि हम उसको विज्ञापन का अर्थशास्त्र समझा दें। अभी पढ़ाएंगे पूंजीवाद, अभी आगे पूंजीवाद में पढ़ाएंगे कि पहले की इकोनॉमी में कहा जाता था डिमांड होगी तो मार्केट में सप्लाई होगी, डिमांड होगी तो मार्केट में सप्लाई होगी। लेकिन नई इकोनॉमी कहती है कि डिमांड है नहीं है तो क्रिएट कर दो। क्या कर दो? डिमांड क्रिएट कर दो। और डिमांड कहां क्रिएट करोगे? दिमाग में, दिमाग में क्रिएट करो। तो कैसे क्रिएट करोगे? विज्ञापन लाओ, विज्ञापन लाओ, दिमाग में डिमांड क्रिएट हो गया। इतनी बार किसी आदमी को सुना दो कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, तो क्या अन्य चीजें गर्म है? ठंडा पीने से कोई ठंडा हो जाएगा गर्मी में? लेकिन सच तो यह है कि इतनी बार उसने ठंडा मतलब कोका कोला कर दिया, इतनी बार सलमान खान, अक्षय कुमार को कोका कोला पिला करके उड़ा दिया कि हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं होगा, कोई कस्बा नहीं होगा जहां कोका कोला की बिक्री न होती हो। आज कोका कोला का व्यापार, कोल्ड ड्रिंक्स का व्यापार भारत में अरबों रुपए का है। ये विज्ञापन ने क्या किया? आपको प्रभावित किया। प्रभावित किया कि नहीं किया? करता है कि नहीं विज्ञापन प्रभावित? बताओ तुम लोग, करता है ना? तो ये विज्ञापन क्या कर रहा है? सीधे सीधे उपभोक्ता की भावना को प्रभावित कर दे रहा है और वो खरीदारी कर लेगा। समझ में आ गई बात? देखो इसमें कह रहा माउंटेन ड्यू, नाम बनता है रिस्क से। अरे पढ़ले इकोनॉमी मुझसे, इकोनॉमी पढ़ने से नाम बनेगा, जहां रहोगे वहीं सितारों की तरह चमकोगे। माउंटेन ड्यू से नाम बना रहा है, बहुत पीटूंगा, रुको एक दिन मैं मिल करके पिटाई करता हूं। अर्थात बात ये निकल करके आई, बात ये निकल करके आई, बात ये निकल करके आई, बनाओ, बात ये निकल करके आई, याद कराते, बात ये निकल करके आई, ये गलत है, बात ये निकल करके आई, समझना, माइक्रो इकोनॉमी। ठीक, ये हम क्या अध्ययन करते हैं? स्मॉल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्मॉल यूनिट्स का अध्ययन। जैसे हम छोटे उद्योगों का अध्ययन करते हैं, सिंगल उद्योगों का अध्ययन करते हैं, हम छोटे मोटे दुकानदारों का अध्ययन करते हैं। ठीक, हम जैसे कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बड़े बड़े होते हैं। और देखो आनंद कुमार लिख रहा, अगरबत्ती का प्रचार देवता को पिटेगा आनंद, पढ़ ले, हंसा मत मुझे। ठीक ठीक ना? तो अभी विज्ञापन पर पढ़ाऊंगा, पूंजीवाद पढ़ाऊंगा, इस पर पूरा पढ़ाऊंगा। एक बार विज्ञापन पर निबंध भी आया था, एक बार यूपीएससी ने इसी विज्ञापन पर निबंध पूछा था। तो कृति करे मैं गाय का घी लगाती हूँ। हाँ बिटिया, गाय का घी लगाए बढ़िया। घी लगा मत, घी खाया भी कर भाई। अरे ये सर मैं गाय का घी लगाता हूँ, घी खाया कर। ठीक ना? अभी कह दो कि ये वाला क्रीम है, इसमें खीरा पड़ा हुआ है, पपीते का क्रीम। ऐड में एक दिन देख रहा था पपीते का क्रीम, पपाया क्रीम। अब किसी से कह दो पपाया खा लो तो मुंह इधर करने लगता है, लेकिन चेहरे पर लगाएंगे। चलो आ जाओ। यानी माइक्रो इकोनॉमी में हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? स्मॉल यूनिट्स का। हम उद्योगों का अध्ययन कर रहे हैं, दुकानदारों का अध्ययन कर रहे हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अध्ययन कर रहे हैं। समझ रहा है तू लोग, भाई लोग? व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का अध्ययन कर रहे हैं। हम उपभोक्ता की भावना का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता की या उपभोक्ता का अध्ययन कर रहे हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? माइक्रो में आ जाएंगी। साथ साथ उन फैक्टर का भी अध्ययन कर रहे हैं, उन कारकों का भी अध्ययन कर रहे हैं जो स्मॉल यूनिट्स को सीधे प्रभावित करती है। क्या करती हैं? सीधे प्रभावित करती है, सीधे प्रभावित करती है। एक सीधे प्रभावित करती है। जैसे हमने कहा टैक्स सीधे प्रभावित कर देता है, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें,
सीधे प्रभावित कर देती है, ऐड सीधे प्रभावित कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि मैं वे सारी चीजें जो स्मॉल यूनिट्स को छोटे स्तर की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं, वे भी माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा होती है। तो बात फाइनल करते हैं, और बात फाइनल ये निकल करके आ गई कि अब आओ तेजी से बात फाइनल करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इसके तहत इकोनॉमी के स्मॉल यूनिट्स, छोटे यूनिट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता, विक्रेता, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, इनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उन कारकों का भी अध्ययन किया जाता है जो सीधे इन्हें प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर का भी अध्ययन किया जाता है जो सीधे इन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ब्याज दरें सीधे सीधे उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करती हैं, फर्मों को भी प्रभावित करती हैं, व्यापारियों को भी प्रभावित करती हैं, दुकानदारों को भी सीधे डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। इसका मतलब अन्य को नहीं प्रभावित करती, ऐसा नहीं, इनको सीधे प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर हम टैक्स को देखें तो जो कर की दरें होती हैं कीमतों को प्रभावित करती हैं, इससे खपत प्रभावित होता है, निवेश प्रभावित होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट को, टैक्स को माइक्रो इकोनॉमी कहता है। हम ऐड की बात करें, विज्ञापन की बात करें तो उपभोक्ता की भावना को विज्ञापन प्रभावित कर लेता है, इससे उपभोक्ता जाकर के खरीदारी कर लेता है। समझ में आ गई बात? पढ़ लिया? माइक्रो एकदम क्लियर? अब जल्दी बताओ, सोफिया चौधरी बताओ, सोफिया, राखी, दीक्षा, राधिका, एकदम सबको याद हो गया? क्रिस्टल क्लियर? इकोनॉमी के एक एक टॉपिक पर मैंने आपसे वादा किया था, आपसे 10 गुना मेहनत मैं करूंगा। बसा बता, मोहित बताओ लोग, अदिति, पंकज लक्सर, खुशबू, नूरी शेख, नूर से तू इफ्तार करने जा रहा था ना, जा भाई इफ्तार करके आ जा। एकदम क्लियर? कमेंट पढ़ा आपका, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। होता क्या है कि जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी तक पहुंच रहा है और उसे और करने की प्रेरणा मिलती है। अभी और बातें एकदम सब डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। समझ गए? मैंने आप लोगों के क्लास के बाद और जिन लोगों ने क्लास के बाद जो लाइव नहीं आते हैं, जो बाद में वीडियो देखते हैं, कोशिश किया कीजिए लाइव आने का। मेरी क्लास में लाइव आने का अपना आनंद है, समझना। अभी ये दो लोगों के डाउट है कि ये माइक्रो क्या, भी समझाता हूं। लाइव आने का अपना आनंद है, और जो लोग बाद में देखते हैं, क्लास अच्छी लगे, याद हो जाए, कॉन्फिडेंस बने, तो हमें मैसेज करके बताया कीजिए। हमें भी संदेश मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ हमारी बात हमारे विद्यार्थियों तक पहुंच रही है। और याद रखिएगा, मैं आपसे 10 गुना मेहनत आप पर करूंगा, बस आप मेरे साथ देना, जैसे मैं कहूं वैसे चलना। एक दिन अगर जिंदगी बदल न जाए, एक दिन आप सितारों की तरह चमकने ना लगो, एक दिन सूरज भी आपसे ईर्ष्या ना करे, तो जो सच लगा दोगे, जो कह दोगे वो कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं ना। तो माइक्रो क्लियर हो गया, मैक्रो क्लियर हो गया। अब आ जाओ, एक नया है नीचो, मध्यवर्ती अर्थशास्त्री से कहते हैं। और अभी कम से कम एक सप्ताह की क्लास केवल सुनो पढ़ो, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। जब आंसर लिखवाने लगूंगा, आंसर लिखने लगोगे। अभी दूसरी क्लास है, कैसे अभी तुरंत सब कुछ करवा दी, ठीक? तो अब आ जाओ मध्यवर्ती अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी। और याद रखना, ये सब चीजें किताबी भाषा नहीं है, ये मेरी अपनी भाषा है। बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ करके मैंने आसान भाषा बनाई हुई है। अगर मैं लिखवाता तो यही भाषा आपको बोल बोल के लिखवाता, यही लिखवाता कि ये सभी इकोनॉमिक कंपोनेंट जो माइक्रो और मैक्रो दोनों को प्रभावित करते हैं उसे मीजो इकोनॉमिक है। लेकिन नहीं, आपका टाइम जाया होगा। जो काम आपको करने हैं वो भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वादा किया है 1.25 लाख से 1 लड़ा हूं। सारे IIT इसी तरह से पढ़ते हैं, समझ में आ गई बात ना? अच्छा, पिंकी पूछ रही खपत मंस क्या होता है? खपत मतलब होता है किसी चीज का उपयोग हो जाना। हम कहते हैं हमारे घर में दाल की बहुत खपत है, तो दाल का बहुत उपयोग हो जा रहा है। हम कहते हैं हमारे देश में पेट्रोल का बहुत खपत है, पेट्रोल का बहुत उपयोग हो जा रहा है। समझ गए? खपत में समझ किसी चीज का उपयोग होना, वो खपत कहलाता है। हमारे देश में गुटखा की बहुत खपत होती है, मतलब गुटखा का बहुत उपयोग हो रहा है, ये निगेटिव है। समझा सत्यम? अब देखो लोग कितना गुटखा खाते हैं, पूरी सड़कें लाल कर देते हैं, थूक थूक करके। विदेशी लोग आते हैं तो समझते हैं इंडिया वाले अपनी सड़कों को कहीं कहीं लाल पेंट करवाए हैं क्या। ठीक, तो अब आ जाओ मध्यवर्ती अर्थशास्त्र, मीजो पर। अब इसको याद कराता हूं। देखो, मीजो मतलब मध्य का। एक बोला दारू का भी खपत होता है, हाँ भाई खपत होता है, एक सबका खपत होता है। मीजो मतलब मध्य। देखो, जब हम कहते हैं बात मैक्रो की, ये मैक्रो की, ये है हमने माइक्रो भी समझ लिया, मैक्रो भी समझ, और ये बहुत स्पष्ट विभाजन नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं। तीनों एक जुड़े हैं। जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट, कई लोग कहते हैं ब्याज दरें तो पूरे देश को भी प्रभावित करती है। इकोनॉमी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरे देश को नहीं प्रभावित कर। हम कह रहे हैं ब्याज दरें सीधे किसको प्रभावित कर रही है, तो ब्याज दरें पहली बात सीधे किसको, उपभोक्ता को प्रभावित करती है,
पूछ रहे हैं कि मैं ऑप्शनल इकोनॉमी ले सकता हूं क्या? एक दिन ऑप्शनल पर चर्चा करेंगे अंकित बाबू, उसके बाद लेना, ठीक है? अभी नहीं बेटा, एक बार मैं चर्चा कर लूंगा, उसके बाद थोड़ा कुछ पढ़ा लूं। आप लोग इतने अच्छे पढ़ रहे हो कि पढ़ाने का थोड़ा मजा आता है, लगता है एक पूरी रात पढ़ा दूं क्या? तो हमने कहा माइक्रो, कुछ इकोनॉमी माइक्रो में है, कुछ इकोनॉमी मैक्रो में है, कहा ना हमने। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों को सीधे प्रभावित करती हैं, और जो चीजें दोनों को सीधे प्रभावित करती हैं उन्हें बीचों में रखा जाता है, मध्य में रखा जाता है। जैसे मान लो सड़क बना दीजिए बेहतर, ट्रांसपोर्ट बेहतर ला दीजिए, ठीक, ऑटो इंडस्ट्री को खूब बढ़िया बना दीजिए। ये बताओ, बढ़िया सड़क बनेगी तो क्या माइक्रो इकोनॉमी यानी छोटे दुकानदार, ठीक, या थोड़ा उससे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान, यही तो सब माइक्रो के हिस्से हैं, या उपभोक्ता, अगर सड़क बनेगी तो क्या ये तीनों प्रभावित नहीं होंगे? छोटे दुकानदारों का बिजनेस नहीं बढ़ेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का बिजनेस नहीं बढ़ेगा, उपभोक्ता का फायदा नहीं होगा? होगा ना भाई, होगा ना? तो और ठीक उसी प्रकार अगर सड़क बनेगी तो क्या किसी राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? किसी देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं प्रभावित होगी? आज सड़क को निकाल दो तो कुछ बचता है, चाहे इधर चाहे इधर। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हटा दो, चाहे इधर कुछ बचता है? नहीं बचता है। अगर आप ऑटो सेक्टर को हटा दो, इधर कुछ बचता है? नहीं बचता। अर्थात ये आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई वे चीजें जो दोनों को प्रभावित कर रही हैं, मतलब वे मैक्रो को भी प्रभावित कर रही हैं और माइक्रो को भी प्रभावित कर रही हैं, वह क्या किस में आ जाएंगी? बीजों में आ जाएंगी, मध्य में आ जाएंगी। हाँ, देख राघवेंद्र कह रहा क्योंकि दुकान लगा लेंगे सड़क पर। हाँ भाई, सही है। अच्छा, एक पूछ रहा, दीपक पूछ रहा कि मीजो नाम क्यों दिया? भाई, मध्य को मीजो नाम दे दिया और पूरी की पूरी इकोनॉमी ना, जो आधुनिक इकोनॉमी है वह यूरोपियन इकोनॉमी है। अच्छा, ऑटो सेक्टर क्या होता है? अरे अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र में जिसमें गाड़ियां बनती हैं वह ऑटो सेक्टर होता है। ऑटो सेक्टर मतलब मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रेल, हवाई जहाज, सब ऑटो सेक्टर में। अच्छा, हमें पीपीटी पीडीएफ से लिखना है कि डेली नोट से लिखना है? प्लीज बताइए सर। ठीक, आपको किसी से नहीं लिखना है। जो पीपीटी दी जा रही है, जो डेली नोट्स दिया जा रहा है, दोनों एक ही है, दोनों से पढ़ना है, याद करना है, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? खुशबू समझ गई? अर्थात गौतम ध्यान से सुन, तो लोग भाई, गौतम भाई ध्यान से सुन। अर्थात बात ये निकल करके आई, हम जब कहानी मीजो की कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे सभी इकोनॉमिक कंपोनेंट, समझना, ये सभी इकोनॉमिक कंपोनेंट, ठीक, ये सभी इकोनॉमिक कंपोनेंट जो माइक्रो यानी सूक्ष्म को भी प्रभावित करते हैं और मैक्रो को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें मीजो इकोनॉमिक्स में रखा जाता है, मध्य अर्थशास्त्र में रखा जाता है। समझ में आ गई बात? रखा जाता है, रखा जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारित संरचना, ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, सड़क, रेल, हवाई जहाज, पानी वाली जहाज, परिवहन, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। अच्छा, पूजा कर ये सब 5 स्टार आपको। चल बिटिया, तो मैं तेरे 5 स्टार पर खड़ा भी उतरूंगा, तुझे भी एक दिन 5 स्टार लाइक बना दूंगा। समझ में आ गई बात? तो मीजो इकोनॉमी क्या है? कि वे इकोनॉमिक कंपोनेंट जो माइक्रो और मैक्रो दोनों को प्रभावित करते हैं, ठीक, उसे हम किस में रखते हैं? मीजो इकोनॉमी में रखते हैं, मध्य में रखते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? दोनों को प्रभावित। अच्छा, कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट होता है, अवयव होता है, फैक्टर होता है, ठीक, क्लियर हो गई बात? अब कुछ पूछ रहा है सर मीजो ही तो लोगों ने नाम रख दिया, मीजो तो मीजो है, पढ़ो, मैं नाम बदलूं? ठीक, चलो। कुंदन भी कह रही है सर आपको 5 स्टार, आप भी कह रहा है कुंदन कुमारी। चल, आश्वस्त रहो, एक दिन तुम लोग भी जिंदगी ही 5 स्टार हो जाएगी। फिर सिर्फ 5 स्टार में रहना, 5 स्टार में खाना। तो 3 चीजें हमारी निकली। एक निकला क्या? माइक्रो इकोनॉमी। एक निकला क्या? मीजो इकोनॉमी। अब एक समरी, 1 सेकंड की समरी, यानी हम इकोनॉमी को 3 भागों में बांटे। अब 1 सेकंड की समरी। एक को कहे, मेरे साथ बताओ आप लोग, मैक्रो, दूसरे को कहे माइक्रो, कहे ना, ठीक। मैक्रो में क्या आया? अगर हम देसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बड़े स्तर की अर्थव्यवस्था, ये कह सकते हैं ना हम दूसरे शब्द, बड़े स्तर पर, तो बड़े लिखा ही नहीं पा रहा, बड़े स्तर पर की अर्थव्यवस्था कह सकते नहीं कह सकते? जैसे राज्य, राष्ट्र, दुनिया, ये सारी किसमें आ जाएंगी? मैक्रो में। माइक्रो में क्या गया? छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था, छोटे स्तर की अर्थव्यवस्था। जैसे दुकानदार, कोई एक उद्योग,
संस्थान, कोई फर्म जिसे कहते हैं, या उपभोक्ता या ग्राहक कह लो, ग्राहक, ये क्या आ गए माइक्रो में। साथ साथ तीसरा इसके बीच में आ जाता है मीजो। मीजो मतलब वह क्षेत्र जो इसको भी प्रभावित करता है और इसको भी प्रभावित करता है, दोनों को प्रभावित करता है। जैसे इंफ्रा, इंफ्रा मतलब सड़क, ठीक, रेल, ये सब इंफ्रा होती है, ठीक ना। सड़क हो गया, परिवहन के साधन हो गए, रेलवे सिस्टम हो गया, पुल हो गए, बंदरगाह हो गए, सब इंफ्रा में आता है। एक ऑटो सेक्टर मतलब गाड़ियों का सेक्टर, परिवहन सेक्टर। गाड़ियों का होना बहुत जरूरी है, बेहतर ट्रक होंगे तो इसको भी प्रभावित करेंगे, इसको भी सहायता करेंगे। भाइयों, अब आप सारे लोग एकदम बताओ, तीनों याद हो गया? बताओ। जब प्रतिभा भी करेगी सर आपको 5 स्टार। चल बिटिया, जिंदाबाद है तुम्हारा, सबका जिंदाबाद। अब बेटियां देश का नाम रोशन करोगी। देखो तुम लोगों को कंपटीशन हो रहा है, अभी सब पीछे करने वाली है, सारे लोग ध्यान दो पढ़ाई में। हो गया समझदार, याद हो गया ना? ठीक, इतना शानदार तरीके से पढ़ो, मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हें पूरी रात पढ़ाते रहूं। वाह वाह, इतना तेज मैसेज आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, ठीक ना। अच्छा, ये कह रहा है कि फोन से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, पढ़ो लो, एक करा मजा आ गई। अच्छा चलो चलो, सबको आ क्लियर? अब देखो, तो ये तो रहा कुछ तकनीकी के तौर पर विभाजन, ठीक। अब हम विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन करेंगे। इसके आधार पर करेंगे, विचारधारा के आधार पर। मजा तो यहां आएगा। अब हम घुस रहे हैं आपको इकोनॉमी के लिए, विचारधारा के स्तर। एक समझ में आनी चाहिए, ठीक ना। अमित गुप्ता कह रहा है सर अच्छी बात है, लड़की आगे जानी चाहिए। बेटा अच्छी बात है, लेकिन लड़की का आगे करने में तू पीछे मत हो जाइए, तू भी आगे जाओ, ठीक। विशाखा करे था। अच्छा, ये बोल रहा है सर अच्छी बात है, लड़की आगे चाहिए, अच्छी बात है भाई, लेकिन ऐसा मतलब उनको आगे करने के चक्कर में तू पीछे हो जाना, सब आगे जानी चाहिए, समझ गए ना। चलो आजा 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 आजा। और अभी तो मैं 20-20 में पैसेज लूंगा आप लोग एकदम फौलाद बनाने के लिए, ठीक। आप लोगों को रील वाले लड़के लड़की मुझे नहीं बनाने, आप लोगों को फौलादी है। क्या विशाल पटेल करे कौटिल्य की विचारधारा कहां पर है? आज कौटिल्य की विचारधारा नहीं को है, तो विचारधारा के आधार पर अर्थशास्त्र आ जाओ। तो जब हम विचारधारा के आधार पर हम जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं वो आधुनिक अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक। तो विचारधारा के आधार पर जब हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूंजीवादी विचारधारा। इसी पूंजीवादी विचारधारा को उदारवादी विचारधारा भी अब कहने लगे हैं। पिंकी को मीजो वाला नहीं समझ में आया है, लास्ट में समझा देंगे बेटिया। मीजो मतलब वह क्षेत्र जो मैक्रो को भी प्रभावित करते हैं, माइक्रो को भी प्रभावित करते हैं, उन्हें मीजो में रखते हैं। जैसे मान लो सड़क बन रही है, तो सड़क मैक्रो को भी प्रभावित करती है, मीजो को भी प्रभावित करती है। बेहतर सड़क बनेगी, दुकानदार भी प्रभावित होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी प्रभावित होंगे, ग्राहक भी प्रभावित होगा, और जब ये सब प्रभावित होंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। किसी राज्य में सड़कें बना दो, राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे मुझे सड़क दे दो, विकास पहुंच जाएगा अपने आप, ठीक। समझ गए? इनकी समझ गए बेटिया? ठीक है। दीपक समझ गया? एक है कह रहा मैं 2026 का टॉपर। अरे तू 2025 में दे तो मैं तेरे को टॉप करवा दूं। तो आ जाओ। तो विचारधारा के आधार पर जब हम अर्थशास्त्र कहते हैं, विचारधारा के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार का अध्ययन करते हैं, तो एक आता है कैपिटल या लिबरल इकोनॉमी, जिसे पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक आती है सोशियलिस्ट इकोनॉमी, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक आती है नौ उदारवादी अर्थव्यवस्था, न्यूलिबरलिज्म जिसे कहते हैं, आजकल चल रही है। एक आती है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, एक आती है नेहरूवादी अर्थव्यवस्था, जिसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक हमारे गांधी जी की भी अर्थव्यवस्था है, और एक आजकल चल रही है हरित अर्थव्यवस्था। अब विचारधाराओं के आधार पर थोड़ा इनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक ना। तो आ जाओ, पूंजीवाद को पढ़ते हैं, कैपिटल इकोनॉमी को पढ़ते हैं। और ये मत समझना ये चीजें कठिन है, तुम बस आसाम से कुछ खुरापात मत करना, देखते रहो, सुनते रहो, ठीक। अच्छा, एक स्मृति मौर्य लिख रही है सर मैं नहीं दिख रहा हूँ क्या? अरे तू दिख रही है, लेकिन बिटिया मैं उधर देखूंगा तो इधर कैसे देखूंगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, नाम ही तेरा स्मृति है, तुझे कोई कैसे भूल सकता है? तो अर्थात अब हमारे पास विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, और जो सबसे पहली अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, पूंजीवादी को ही हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं। चलो भैया देखो, पूंजीवाद इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये बोल रहा था व्हाइट पर लाइए, मैं व्हाइट पर ला दूं। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। इसे को ही
अच्छा, किसी का एक सवाल भाई अंजलि चौधरी पूछ रही है, मैं पूछ के थक गई। बता बेटिया, बता अंजलि, बता क्या पूछ रही है। संजना लिख रही है मीजो वह है जो दोनों के चलाने के बीच का माध्यम है। वाह बेटिया, ये भी सही है। अंजलि जल्दी पूछ, मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, पुष्पा पाठक कह रही है कि ऑटो सेक्टर बताइए सर प्लीज। ऑटो सेक्टर का मतलब होता है वह क्षेत्र जो गाड़ियों से संबंधित होता है। ऑटो मतलब गाड़ियों से संबंधित है। हम कहते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब ये ऑटो रिक्शा, कार, जीप सब इसमें किसमें आती है? ऑटोमोबाइल में आती है। ठीक है। ऑटो मतलब वह सेक्टर जिसमें गाड़ियां बनती है। जैसे मान लो गाड़ियां मतलब मोटरसाइकिल ऑटो सेक्टर में आता है, तुम्हारी स्कूटी जो चलाती है ऑटो सेक्टर में आता है, टेम्पो ऑटो सेक्टर में आता है, ट्रैक्टर ऑटो सेक्टर में आता है, कार, बस, जीप सब ऑटो सेक्टर में आती है। क्लियर हो गया? पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेक्टर को हम ऑटो सेक्टर बोलते हैं। अब आ जाइए पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। इसी पूंजीवाद को उदारवाद भी कहा जाता है, लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पूंजीवाद को, कहीं अगर आपको नाम लिखा मिल जाए कि उदारवादी अर्थव्यवस्था, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात। यानी जैसे लोगों के घर में दो नाम नहीं होते हैं, तुम लोगों का भी दो नाम होगा, तुम लोगों का भी दो नाम होगा। समझ में आ गई बात? वैसे ही कंफ्यूज मत होना। कभी 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 हम लोग पूरा पूंजीवाद पढ़ चुके हैं और सवाल आ जाता है उदारवादी अर्थव्यवस्था, तो हम कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये क्या है? तो दोनों का नाम एक ही है। पहले पूंजीवाद आया और उसके बाद उसे उदारवाद क्यों कहा गया, इसके कुछ रीजन है वो बताऊंगा। तो आ जाओ बात करते हैं। तो पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म, एकदम समझा डालूंगा। यह जो कैपिटलिज्म है ना, जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद किस शब्द से मिलकर के बना होगा? पूंजीवाद किस शब्द से मिलकर बना होगा? पूंजीवाद पूंजी शब्द से मिलकर। अच्छा, कुछ लोगों को माइक्रो और माइक्रो में कंफ्यूजन मैं देख रहा हूं, तो अब ये पूंजीवाद पढ़ लो, फिर क्लास के लास्ट में एक लाइन में कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अभी भी कुछ लोगों को रह गया, टेंशन मत लो। तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैपिटलिज्म, हिंदी में इसे कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद किस शब्द से मिलकर बना होगा? पूंजी से। पूंजीवाद किस शब्द से मिलकर बना होगा? पूंजी से। हम कहते हैं कैपिटलिज्म किस शब्द से मिलकर बना है? कैपिटल से। कैपिटल की हिंदी क्या होती है? पूंजी। समझना। तो चाहे हम कैपिटलिज्म की बात करें, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर समझाऊंगा। यानी जो कैपिटलिज्म शब्द है वह किससे मिलकर के बना है? कैपिटल शब्द से। जो पूंजीवाद शब्द है वह किससे मिलकर बना है? पूंजी से। यह जो पूंजी है, कैपिटल है, इसका हिंदी पूंजी होता है, या पूंजी का अंग्रेजी क्या होता है? कैपिटल। तो आ जाइए सीधे इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जब हम कैपिटल का पहले इंट्रोडक्शन, इस शब्द को समझ लें, और अगर हम कैपिटलिज्म शब्द को ही समझ लेंगे तो पूरी की पूरी विचारधारा समझ लेंगे, पूरा का पूरा एडम स्मिथ का सिद्धांत समझ लेंगे। तो जो कैपिटलिज्म है यह बना है कैपिटल शब्द से, और इस कैपिटल शब्द का मतलब होता है पैसा। क्या मतलब होता है? पैसा। मैं समझ में ना? पैसा। यानी जो कैपिटलिज्म बना है किससे बना है? कैपिटल शब्द से, और कैपिटल से मतलब होता है पैसा। पैसा मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति सब पैसे में आता है। समझना? तो कैपिटल का मतलब होता है पैसा, या किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति, जैसे घर हो, गाड़ी हो, जमीन हो, सोना हो, चांदी हो, सारी संपत्ति को पैसे में ही गिनते हैं। अर्थात जब ये कैपिटलिज्म खुद कैपिटल शब्द से बना है, कैपिटल शब्द का मतलब है पैसा या संपत्ति, और पैसा और संपत्ति का मतलब क्या है? धन। यानी जो शब्द ही धन से बना है, इसका मतलब ये पूंजीवाद की जो विचारधारा होगी वह धन केंद्रित होगी। या पूरी की पूरी विचारधारा क्या कहती है कि हम क्या है? धन केंद्रित विचारधारा है, मनी सेंट्रिक आइडियोलॉजी है। पूंजीवाद कहता है कि किसी भी कीमत पर धन का सृजन होना चाहिए, किसी भी कीमत पर धन का सृजन